तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट हमने बता दी थी एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको बताया था व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो मेन चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट में आप आयरन नील डाल दो। क्या डाल दो? आयरन नील, या आयरन का कोई भी पीस आप डाल दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास आयरन था उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्राउनिश लेयर आ जाएगी। और जो कॉपर मेटल है, ठीक है ना, आप देखेंगे उसकी लेयर किसके ऊपर आ जाएगी? आयरन के ऊपर हो जाएगी। तो आयरन ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। इसका मतलब आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, तभी उसके ऊपर कॉपर की लेयर आ गई है। और सॉल्यूशन का कलर पहले था ब्लू और उसके बाद हो जाएगा ग्रीनिश कलर का। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया? ये इस बार के एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में हम लोग मतलब जो है डाल दें आयरन का ऑब्जेक्ट, तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है। दूसरी चीज़, जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू से कैसा हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है। ब्लू से ग्रीनिश हो जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? आयन को एक्सचेंज करेंगे। समझ में आया? इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि दो दो चीज़ें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, अब आप समझ लो, ध्यान से सुनो इसको। सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया है यहाँ पर NaCl ले लूँ मैं, ठीक है, और साथ में मैं ले लूँ K2SO4। तो इससे क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा और KCl के साथ चला जाएगा तो KCl बन जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम चला गया क्लोराइड के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, और सोडियम चला गया सल्फेट आयन के साथ। तो इसलिए दो चीज़ें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। आई एम टेकिंग हियर Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये कलरलेस होता है बिल्कुल, इसका कोई कलर नहीं होता है। और आई एम टेकिंग BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ओके, ये भी कलरलेस, बट व्हेन दे ऐड टुगेदर देन द सॉल्यूशन का कलर जो हो जाएगा वो हमारा व्हाइटिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4। यहाँ बन जाएगा NaCl, एंड बिकॉज ऑफ दिस BaSO4, इस BaSO4 की वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि BaSO4 इज अ व्हाइट PPT। क्या है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं PPT। ओके, तो ये रिएक्शन आपने क्लास 9th में भी देखी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए मतलब था एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई थी क्लास 9th में। ओके, क्या किया हमने? सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, तो बन गया NaCl। देखो यहाँ Na जो था वो Cl के साथ चला गया, Ba चला गया SO4 के साथ। तो दोनों ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया, या हम कहें दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। Ba के साथ आयन क्लोरीन है यानी क्लोराइड, सोडियम के साथ यहाँ सल्फेट आयन है, दोनों ने अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहलाती है, या हम बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया इतना सबको? और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर ले लेते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे बन जाता है PbI2 और प्लस साथ में बनता है यहाँ पर हमारे साथ KNO3। क्या बन गया? KNO3 बन गया। ओके, तो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड लिया था हमने, लेड नाइट्रेट लिया था, Pb चला गया I के साथ तो PbI2 बन गया। ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, बस रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेड आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट है। क्या है? येलो प्रेसिपिटेट, येलो PBT है।
इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। ओके, और साथ में हमारे KNO3 बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। आ गया समझ में इतना? तो ये दोनों भी आपस में अपने आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे एक्सचेंज? Pb चला गया आयोडाइड के साथ, पोटेशियम चला गया नाइट्रेट आयन के साथ। और भी एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे पास है K2SO4 और प्लस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए MgNO3 ले लेते हैं, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर Mg चला जाएगा SO4 के साथ और पोटेशियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे लिए KNO3 का होल KNO3 बनेगा एंड प्लस बनेगा साथ में हमारा MgSO4। क्या बन जाएगा? MgSO4 बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर भी आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं उसमें प्रेसिपिटेट बनने होते हैं, तो आप इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ओके, आया समझ में? इतना क्लियर हो गया बच्चों ये? ठीक है सबका? देखो आगे नेक्स्ट। तो हमने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, डीकॉम्पोजिशन बता दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया था और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, यानी ये 4th नंबर था हमारा, है ना? ये 4th नंबर की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है। अब देखिए एक इसके बाद आ जाता है, मैंने भी आपको बीच में ये भी बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है मोस्टली वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। कैसे होती हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जिसमें हीट का एवोल्यूशन हो रहा हो, हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। और कुछ ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे किसी ना किसी फॉर्म में रिएक्शन को होने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आप जिसमें हीट या एनर्जी किसी भी फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे हो, या तो वो लाइट एनर्जी होगी, ठीक है, या वो हो सकती है हीट एनर्जी, या हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ में आया? वो एंडोथर्मिक थी। अब इसके बाद एक नया यहाँ पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उससे पहले एक थोड़ा सा एक और चलते हैं, एक और रिएक्शन यहाँ पढ़ा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एक 5th पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अमृत सीधे बैठिए आप, बहुत आपके हाथ पैर चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाए। बहुत इजी इसका एग्जांपल है, बहुत इजीएस्ट, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया, आई एम टेकिंग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया मैंने? NaOH एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे बच्चों बन जाता है NaCl बनेगा NaCl एंड प्लस बन जाएगा H2O। ओके, Na चला गया Cl के साथ, NaCl बन गया, एक H, ये एक H, 2 H हो गए एंड O मिलकर बना देंगे वाटर। समझ में आ गया? और NaCl न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूट्रल सब्सटेंसेस बनते हैं, दे आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। देखिए मेंटेन प्रॉपर साइलेंस, डोंट टॉक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ठीक है, और हाइड्रोजन कहीं से अगर रिमूव हो रही है तो भी वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ओके, यानी कि क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आ गया समझ में? और जो हमारी दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसका ऑपोजिट होता है, इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन कहलाता है। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर किसी रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है उसी रिएक्शन के अंदर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि रेड मतलब आ गया रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये जो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं किसी एक रिएक्शन में। ओके, इसलिए हम इनको बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चों सबसे इजी है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन आप कराओ ऑक्सीजन के साथ, यानी जला रहे हो एक तरह से, तो इससे बन जाएगा MgO। ठीक है, क्या बन गया? MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कॉपर को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन जाता है CuO। क्या बन जाता है? CuO। ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ये भी इस बार के एग्जाम में था, 26 के एग्जाम पेपर में ये भी एक क्वेश्चन था। जब कॉपर को हीट कर देते हैं तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है, क्यों? तो उसका आंसर ये था, सिर्फ एक नंबर में इतना लिखना था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक नंबर का क्वेश्चन, आप सोचो कितना इजी है। समझ में आया? ठीक, तो ये दोनों ही बातें हमारे क्या बता रहे हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब हमें दिखाना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं से अगर हम हाइड्रोजन का रिमूवल दिखा पाए तो देखो यहाँ पर अगर मैंने ले लिया यहाँ पर K और यहाँ पर है हमारे पास NaH, सोडियम हाइड्राइड। ओके, तो ये बना देगा KH और प्लस Na अलग हो जाएगा। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पर। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, इसलिए पोटेशियम ने हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर लिया और सोडियम को हटा दिया। ओके, इस केस में हाइड्रोजन हट रही है सोडियम के पास से, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बट इसी केस में, इसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है पोटेशियम के साथ। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का एग्जाम्पल, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है रिडॉक्स का। तो इसीलिए मैंने आपको बताया मोस्टली रिएक्शंस में किसी एक अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं, नया नाम दे देते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन नाम हो गया, रेडॉक्स। आ गया समझ में? ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है ये। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखिए, जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लेकर आता है, किसी एक रिएक्शन में जो भी एलिमेंट या जो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर अगर अल्कोहल होता है हमारे पास C2H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल है। इसको अगर आप हीट करें और किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बना देता है CH3COOH बना दिया इसने। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाता है इस केस में। तो ये इथेनॉल था, इसमें यहाँ से एक ऑक्सीजन और आके जुड़ गई, तभी तो 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। तो इसमें ऑक्सीजन कौन लेकर आया? K2Cr2O7। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ये। और एक बात और सुन लीजिए, मोस्टली जितने भी हाई क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माने जाते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये हमारे पास इथेनॉल था, इथेनोइक एसिड बन गया। इसी तरह से और देख सकते हो, और भी रिएक्शन दिखा सकते हैं रेडॉक्स की। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया MnO2 है आपके पास, ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया एनसीईआरटी में रिएक्शन, और साथ में दिया इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये बना देता है हमारा MnCl2 बनता है इससे, प्लस बनता है इससे H2O एंड प्लस बन जाता है Cl2। ओके,
हम क्या बता रहे हैं आपको, रेडॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो MnO2 ऑक्सीजन लेकर आया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया MnO2, क्या है ये, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन लाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ में आ गया। तो ये एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो MnCl2 में कन्वर्ट हो गया ये। अब आप देखो इसमें से ऑक्सीजन हट रही है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा इसका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, ओके। और यहां से देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl Cl2 में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया। तो HCl का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेशन नहीं, ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीडेशन नाम है, ऑक्सीडाइजेशन कोई वर्ड नहीं है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका, किसका, HCl, समझ में आ गया। तो HCl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल हो गया ये, रेडॉक्स रिएक्शन का। तो मोस्टली रिएक्शंस जो होती हैं उनमें किसी एक एलिमेंट का अगर हो रहा होता है ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा होगा। दैट्स वाई दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, पक्का नहीं, ठीक है भाई। जब हम पूछेंगे तो फिर बारात पे चढ़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक है, यस, जय कुछ कह रही हो सर? मैं तो कुछ भी नहीं बोली सर। चलो लुक हियर, अब आ जाता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में दो इफेक्ट हैं आपके सिलेबस में जो कोर्स में दिए हुए हैं। पहला इफेक्ट है यहाँ पर हमारा जिसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी, क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, ओके। और सेकंड इफेक्ट है यहाँ पर कोरोजन, क्या है, कोरोजन इफेक्ट, ठीक है, कोरोजन। तो रैंसिडिटी बच्चों सुनिए क्या होता है। रैंसिडिटी का मीनिंग होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ खाने वगैरह को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, लेफ्ट ओवर फूड जो बच जाता है, जो हमारे पास खाना होता है, मेनली ऑयल और फैट्स में बना हुआ खाना, यानी घी और तेल में बना हुआ जो खाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ दें, वो ऑयल में बना हुआ होता है ना, फैट में, तो अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक तो चिप्स भी अजीब से हो जाते हैं ना, मुलायम से हो जाते हैं, और उनमें से कुछ दिनों बाद स्मेल भी अजीब सी आने लगेगी, ठीक है, एक तरह से स्टेल हो गया, वो कैसा हो गया, ख़राब हो गया वो खाना। तो ऐसा फूड मटेरियल जो ऑयल और फैट्स में बनाया गया है और कुछ टाइम बाद, ठीक है, एयर के साथ उसकी रिएक्शन जब हो जाती है, एयर में जो कुछ कंपोनेंट्स हैं एयर के, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, तो ये ऐसी रिएक्शन कर लेते हैं, वो खाने में से स्मेल ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, ख़राब टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही खाने को हम बोलते हैं रैंसिड फूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहलाता है इन विच द food material which are prepared in fats and oil, they react with the oxygen presence in the air and become stale, और becomes कैसे हो जाते हैं, rancid हो जाते हैं, या फिर they give out bad, मतलब क्या कहते हैं, टेस्ट हो जाता है और उनकी foul smell हो जाती है, तो they are known as rancid food। और ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, या इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो यही बच्चों रैंसिडिटी होती है। चिप्स के पैकेट या आप कुछ दिनों के लिए अगर जैसे पकौड़े वगैरह घर में आपके बने पकौड़े, आप पकौड़ा खुला छोड़ दें, ठीक है, तो 2 दिन बाद वो भी अजीब से स्मेल आने लगती है उसमें और ख़राब सा टेस्ट हो जाता है उसका। तो इस तरीके का खाना आपका कहलाता है रैंसिड फूड। क्या कहलाता है ये, रैंसिड फूड कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा कॉमन तरीका होता है रैंसिडिटी को ख़त्म करने का या कम करने का। आपने देखा है जितने भी चिप्स के या कुरकुरे के आपने पैकेट्स देखे ना, ठीक है ना, ऐसा मटेरियल जो क्रिस्पी जो खाना होता है आपका बना हुआ ऑयल और फैट में, और जो पैकेट्स फूड होता है, तो उसके अंदर वो फूला फूला पैकेट होता है, इसके अंदर एयर फिल्ड सी रहती है। तो वो एयर ना होकर के उसके अंदर क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, उसके अंदर क्या फिल्ड है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस से भरे हुए इन पैकेट्स को हम बोलते हैं फ्लश बैग्स। क्या बोलते हैं,
क्यों भरा गया नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट, क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि नाइट्रोजन इनकी रिएक्शन एयर के साथ नहीं होने देती इस खाने की रिएक्शन, जिसकी वजह से वो खाना अनरिएक्टिव रहेगा, ठीक है, और उसमें से मतलब जो इसका टेस्ट वगैरह ख़राब नहीं होगा, ना ही उसके अंदर से गंदी स्मेल आएगी, फूल स्मेल भी नहीं आएगी, तो वो खाना रैंसिड होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक रैंसिडिटी को ख़त्म करने का एक तरीका है कि ऐसे खाने को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिल्ड बैग्स में, जिनको हम फ्लश बैग्स बोलते हैं, उसमें फिल कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन उसकी रिएक्शन नहीं होने देती एयर के साथ, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ इतना? ठीक है भाई, ठीक। आगे देखिए, अब इसको बचाने के और भी तरीके होते हैं खाने को, जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा था पहले, जैसे कि आपने देखा अचार वगैरह जो होता है वो भी ऑयल में डूबा हुआ होता है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसके अंदर कुछ एडिटिव वगैरह डाल देते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी मिला देते हैं, ठीक है। और ऑयल के अंदर उसमें नमक खूब पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मतलब जो है बैक्टीरिया वगैरह नहीं ग्रोथ कर पाते, इसलिए वो अचार कुछ लंबे समय तक चलता रहता है कि नहीं है। घर में दादी नानी वगैरह जो होती हैं वो अचार वगैरह बना देती हैं, और अचार देखिए आप बहुत बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है, 8-8 10-10 महीने 1-1 साल निकल जाता है, लेकिन अचार ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट पड़ा हुआ है खूब सारा। तो सॉल्टिंग करने से क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से जो डिब्बा बंद जो मीट होता है, पैकेज जो मीट होता है, जो हमारी इंडिया से मतलब बाहर जो एक्सपोर्ट किया जाता है, समझ में आया? तो उस क्या कहते हैं मीट के अंदर भी सॉल्टिंग करके उसे बेचा जाता है। क्लियर हुई चीज़? इसी तरह से आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, जितनी सब्ज़ी वगैरह घर में अगर आती है तो सब्ज़ी अगर एक्स्ट्रा आ गई तो उसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक ही उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। जो हमारे लिए बैक्टीरिया नुकसानदायक हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, ओके। इसलिए हम उस खाने को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब क्या कहते हैं दिनों बाद भी उसको यूज़ कर पाते हो, लेकिन बहुत दिनों तक भी फ्रिज का रखा हुआ खाना बच्चों नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से चावल वगैरह तो नहीं खाना चाहिए। गुथा हुआ आटा जो होता है कुछ दिनों के लिए मम्मी वगैरह छोड़ देती हैं फ्रिज के अंदर, वो भी ख़राब हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो ऐसा मतलब जो है गुथा हुआ आटा भी नहीं, मतलब उससे बनी हुई रोटी वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। 1 या 2 दिन अगर गुजर गए वेजिटेबल्स को रखे हुए तब तो ठीक है, लेकिन बहुत पुरानी रखी हुई वेजिटेबल्स भी हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए रेफ्रिजरेटर की। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे हमारा एरिया ऐसी जगह पर है जहाँ पर आसपास ओशंस तो है नहीं, यहाँ पर समंदर तो नहीं है ना, सी नहीं है कोई, तो हमने देखा है यहाँ पर सी फूड, या देखें जो फिशेस जो आ जाती हैं, समुद्री मछली जिसको हम बोलती हैं, वो भी यहाँ के मछली बाज़ार में बिकती हैं आकर। तो वो यहाँ तक कैसे आ गई? तो उसके लिए क्या होता है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनके अंदर, उन गाड़ियों के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन करके आते हैं, या फिर जो मतलब कहते हैं जब ये लोग बेचते हैं तो आज की जितनी मछलियाँ बच गई उसको क्या करते हैं ये लोग, उसको बर्फ़ में लगा देते हैं ना, आइस उनके ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन ये भी फिश अगर ज़्यादा दिनों की रखा हुई है तब भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मोस्टली मतलब जो है अगर फिशेज़ आपको लेना है, फ़िश खाना हो किसी को, तो वो ज़िंदा ही मछली लेकर आना चाहिए घर पर, मतलब घर पर ज़िंदा लेकर मत आओ, ज़िंदा उससे कहो निकाल के दे, उसको वो बना कर देगा कट करके, है ना। तो ये जो होता है हमें ज़िंदा मछली मतलब जो है खाना चाहिए लेकर उससे बनवा कर, ठीक है। क्योंकि मरी हुई मछली का कुछ पता ही नहीं है, कितने दिन की क्या पता मरी हुई हो, आ रही बात समझ में नहीं आ रही? क्या पता कितने दिन के उसके पास रखी हुई है, कितने दिन से वो उसमें आइस लगा रहा है, आ रही बात समझ में नहीं? तो इसीलिए क्या होता है, बस थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है, जो जिंदा मछली होती है वो कॉस्टली होती है, मरी हुई मछली का रेट कम होता है। आया समझ में? तो जितनी भी ये समुद्री मछली इतना लंबी लंबी डिस्टेंस पर जो ट्रांसफ़र करी जाती हैं उसको ऐसे ही रेफ्रिजरेशन करके ही ट्रांसफ़र किया जाता है, समझ में आया? और समझिए आपको दूध को जैसे हम बता सकते हैं रैंसिड होने से कैसे, मिल्क को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर खूब उबाला जाता है, खूब उसको बॉयल किया जाता है, देन उसके बाद उसे ठंडा होने रख देते हैं, उसको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, देन उसको पैकेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन या पैस्चराइज्ड मिल्क कहलाता है ये, है ना। लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मतलब था ये तरीका बनाया था कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक उबालो, दैन उसके बाद उसको ठंडा करो, फिर उसे पैकेट में फिल कर दो, तो वो लंबे समय तक आप उसे ख़राब होने से बचा सकते हो उसे, है ना। तो ये रैंसिडिटी से बचाने के तरीके होते हैं, और रैंसिडिटी मेनली जो होती है वो ऐसे ही खाने में होती है जिसमें फैट्स एंड ऑयल में जो बनाया गया वो खाना वो जल्दी मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो इनके अंदर से फूल स्मेल आने लगेगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा उसका, इससे मतलब जो है ख़राब हो जाता है वो खाना, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कोरोजन बच्चों।
कोरोजन क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन के इफेक्ट से होता है। कोरोजन एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, जैसे सपोज कर लो आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आ जाता है ना, रेनी सीजन, तो आपकी साइकिल की जो चेन होती है या साइकिल के रिम्स जो होते हैं वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, है कि नहीं है। घर में रखे हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी इसके ऊपर कॉपर आ गई, समझ में आया नहीं है, उसके ऊपर ऐसा नहीं कॉपर आ गई। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डाल दिया तो उसके ऊपर कॉपर की लेयर आती है आयरन के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, जब ये मॉइस्ट वाले एरिया में रहता है तो वहां पर होगा वाटर प्रेजेंस होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होती है, तब इसकी वजह से ये कंपाउंड बन जाता है Fe2O3.XH2। X का मतलब है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो पता नहीं कितने, ठीक है, तो XH2 लिख देते हैं। तो ये कहलाता है आयरन की रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, रस्ट। रस्ट होता है ये कंपाउंड, ब्राउन कलर की एक फ्लैकी लेयर आ जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। कैसी लेयर आती है, ब्राउन कलर की फ्लैकी लेयर, फ्लैकी मतलब चूरन जैसी भुरभुरी सी एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये लेयर आ जाती है इसके ऊपर, और धीरे धीरे ये आयरन ऑब्जेक्ट वीक होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, और ऐसा टाइम आ जाएगा कि इतना वीक हो जाएगा आप उसे ऐसे करके तोड़ सकते हो या मोड़ सकते हो। समझ में आया। तो ये जो हुआ इस आयरन का क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। क्या हो गया, डिग्रेडेशन, है कि नहीं है। तो जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाता है, इनका स्लो प्रोसेस होता है ये, और इसमें ये डिग्रेडेशन हो जाता है इनका, या हम इस प्रोसेस को ऐसे कह सकते हैं द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। द लेयर्स ऑफ मेटल जो होती है डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू दी सर्विस एनवायरनमेंट। सर्विस एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है हमारा मॉइस्चर, ठीक है, ऑक्सीजन, इसकी वजह से जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर ये ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। तो ये कैसे बनी है, आयरन की रिएक्शन हो गई वाटर के साथ, या हम क्या है मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो गई, और बन जाता है Fe2O3.XH2। ये रस्टिंग का फॉर्मूला, आयरन की रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी इसी तरीके से आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन को अगर आप छोड़ देते हो या कॉपर के ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर एक ग्रीनिश सी लेयर आ जाती है, क्योंकि कॉपर रिएक्शन कर लेता है एयर में प्रेजेंट वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें होता है रोल। तो इससे बन जाता है CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बेसिक। बेसिक का मतलब बेस, CuOH का उल्टा है बेस, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। इससे बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये ग्रीनिश कलर की लेयर की फॉर्म में रहता है कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन इन सारे एलिमेंट्स के साथ, जो एनवायरनमेंट में ये एलिमेंट्स हैं इनके साथ हो गई रिएक्शन। समझ में आया। तो इसलिए क्या बन जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ग्रीन कलर की लेयर। कैसी लेयर आ जाती है, ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है, ओके। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा मम्मी की पायल, या घर में जो लेडीज होती हैं वो अगर पायल वगैरह चांदी के मटेरियल पहनती है ना बने हुए, तो सिल्वर की रिएक्शन हो जाती है एयर में प्रेजेंट H2S के साथ, जिससे AgS बन जाता है। क्या बन जाता है, Ag2S या AgS बन जाता है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो सिल्वर सल्फाइड बन गया। ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। कैसा होता है ये, ब्लैक कंपाउंड हो जाता है, ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है कि नहीं है। तो ये ब्लैकिश कलर की रेयर आती है ना, यदि चांदी के ऑब्जेक्ट देखोगे तो उन्हें ब्लैक ब्लैक से पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से, क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इससे रिएक्शन हो जाती है इसकी, और जिसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का कंपाउंड हो जाता है। इसीलिए इसके ऊपर जगह 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 स्पॉट पड़ जाते हैं चांदी के ऑब्जेक्ट के ऊपर, या चांदी के जो यूटेंसिल्स आपके घर में होंगे उनके ऊपर। समझ में आया। तो इस तरीके से ये, इसकी वजह से ही हम इसको बोल देते हैं कि चांदी जो है उसकी क्या हो गई, कोरोजन हो गया। क्या हो गया, कोरोजन। तो आपने यहाँ पर 3 तरीके के कोरोजन देखे। आयरन के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्ट, कॉपर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है इससे रिएक्शन करके, तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो तरह तरह के जितनी मेटल्स होती हैं उनका अलग अलग तरीके से कोरोजन होता है। और कोरोजन बच्चों बहुत ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ नहीं है। समझ में आया। तो कोरोजन जो होता है, कोरोजन हमारे मटेरियल्स जितने भी होते हैं मेटल से बने हुए, उनको क्या करता जाता है, वीकन करता चला जाता है, उनको कमज़ोर बनाता चला जाता है। इसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में ना, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, या मतलब हम कहें हमारे पैसा है वो, ठीक है। इतना सारा पैसा मतलब जो होता है देश का लगता है इसके ऊपर, क्योंकि जितने भी ये ब्रिजेस वगैरह होते हैं, रेल रोड्स होते हैं,
हर साल 2 साल में इनको मतलब जो है क्या किया जाता है, रिपेयर करी जाती है इनकी, है ना। कहीं ना कहीं जो ब्रिजेस बनते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, पेंटिंग ऑयलिंग में पैसा खर्च होता है इसके लिए। तो कोरोजन से बचने के जो तरीके हैं वो कुछ तरीके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने भी बताया था आपको एग्जांपल दिया, जो साइकिल की चेन होती है तो उस चेन के ऊपर क्या करता है वो, उसको कोरोजन से बचाने के लिए वो ग्रीस की लेयर लगा देता है, ग्रीस की लेयरिंग कर देता है। कौन? जो मैकेनिक होता है, ठीक है, साइकिल मैकेनिक, वो ग्रीजिंग कर देता है उसकी, जिसकी वजह से अब वो कुछ टाइम तक मतलब जो है कोरोजन से बचा रहेगा, वो आयरन की जो चेन है, ठीक है। तो इस तरीके से और जो मतलब क्या कहते हैं मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑयलिंग करी जाती है, उनकी भी ग्रीजिंग करी जाती है, क्योंकि ग्रीजिंग नहीं होगी तो उनके मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, जिससे हीट एनर्जी का लॉस होगा, हीट डेवलप होगी, इससे एनर्जी लॉस होगा, मशीन से आवाज़ भी ज़्यादा आने लगती है। देखा है ना दादी नानी के पास जो पुरानी मशीन होती है कपड़े सिलने की, है ना, उसमें से कभी कभी आवाज़ आने लगती है खटखट खटखट खटखट, लेकिन जब वो उसके अंदर ऑयलिंग कर देती है, थोड़े से ऑयल डाल देती है मशीन को ऑयल, तो उसकी आवाज़ भी कम हो जाती है कि नहीं है। तो कोरोजन से बचाने के लिए आप ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। पेंट कर दीजिए, ऑयल पेंट्स, पानी वाले पेंट नहीं, वाटर पेंट नहीं, ऑयल पेंट्स लगाना होता है। इसी तरीके से एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने देखा है घर में आपके जो बाहर से जो पानी आता है, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का जो वाटर का जो होता है उनका सिस्टम ट्रांसफ़र करने का पानी का, तो उनके जो आयरन के पाइप्स होते हैं वो ग्रेइश कलर के दिखते हैं आपको। क्यों है वो ऐसे? क्योंकि उनके ऊपर जिंक की लेयरिंग करे हुई है। क्या की हुई है? हाँ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो क्लास 8 में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसके ऊपर जिंक की लेयर कर दी। तो दिस लेयरिंग ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है ये? तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन है वो। कैसा आयरन बन गया? गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसको किया क्यों ऐसा? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, इसलिए वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ खुद कर लेगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन का कोरोजन रुक गया। समझ में आ गया? ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी 8 क्लास में। जो भी मटेरियल जो होते हैं कम, मतलब क्या कहते हैं, चीप मेटल्स जो हैं उनके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल की या उनसे थोड़ी महंगी रिएक्टिव मेटल की लेयरिंग कर दी जाती है, जिससे वो मेटल रिएक्ट नहीं कर पाएगी एटमॉस्फेयर के साथ, जिसकी वजह से उस मेटल का कोरोजन वगैरह रुक जाएगा। इसी तरीके से आयरन के ऊपर क्रोमियम की लेयर कर दी जाती है, निकल की लेयर कर देते हैं। आपने देखा ना बाइक्स के और साइकिल के हैंडल कितने चमकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर की हुई होती है आयरन के ऊपर, इसलिए उसकी रस्टिंग भी नहीं होती है, इसलिए उसका कोरोजन नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ तरीके हैं कोरोजन से बचाने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। आगे समझ में? ठीक। तो एक और बहुत बड़ा तरीका है अलॉय बना देना। क्या बनाना? आजकल देखा आपने गाड़ियों में सब जगह अलॉय व्हील्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो उसमें एक रस्टिंग नहीं होती है, उसमें कोरोजन होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, अलॉय क्या होते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होती है उनमें, और एक नॉन मेटल भी लगी होती है। जैसे कि एक स्टील का पता समझ लें आप एग्जाम्पल। स्टील क्या है? स्टील के अंदर आयरन भी होता है, उसके अंदर क्रोमियम की लेयर भी होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर मतलब जो है मिलाया जाता है, कार्बन भी होता है उसके अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं स्टील उससे मिलकर बनती है, इसलिए उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें स्टेन ना पड़े, कोरोजन जिसका ना हो, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है स्टेनलेस स्टील। तो स्टील इज नॉट अ मेटल, स्टील इज एन एलॉय। स्टील क्या है? एलॉय है। तो एलॉय करने से भी हम मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स को बचा सकते हैं कोरोड होने से। क्या होने से? अच्छा, कोरोड में भी जैसे कोरोजन में ऐसा पता लग रहा है जैसे मॉइस्चर ही बस कोरोजन करता होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो कोरोड कर दे मेटल को, वो कोरोजन कहलाएगा। जैसे कि आप किसी मेटल के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा एसिड गिराते रहे, 2-2 बूंद डेली गिराते रहे, तो धीरे धीरे वो मेटल वहाँ पर उसके ऊपर स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें कुछ छोटे छोटे गड्ढे भी बन जाएंगे। समझ में आया? उसकी सरफेस जो है बहुत रफ होती चली जाएगी, और धीरे धीरे अगर आप डेली उसमें एसिड गिराते जाओगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो धीरे धीरे मेटल ख़राब हो जाएगी पूरी तरह से, उसमें होल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भी कोरोड हो रही है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से भी मतलब जो है कोरोजन होता है, तो एसिड वगैरह से भी मेटल का कोरोजन हो सकता है। आगे समझ में? तो ये सारे जो मैंने तरीके बताए आपको, ये कोरोजन से बचाने के तरीके हैं मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। डिफरेंट मेटल का कोरोजन डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि अभी आपने देखा ये सिल्वर का, कॉपर का, तो ये 3 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, लगभग 24 में आए थे, कि आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का कोरोजन कैसा होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है, उनकी रिएक्शंस लिखिए और क्या बन जाता है वो बताइए, ठीक है। क्यों मतलब सिल्वर ब्लैक कलर की दिखाने लगती है कुछ टाइम बाद, तो आप लिखोगे सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से। आयरन के ऊपर ब्राउनिश लेयर कैसे आ जाती है जब वो ऐसे रख दिया जाता है खुले में, तो आप बोलोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और कॉपर के ऊपर क्यों ग्रीनिश कलर की ले जाती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीनिश कलर का होता है। तो इस तरह से ही मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कोरोजन से रिलेटेड। समझ में आ गया? तो ये कुछ था इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि बोर्ड से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया? ठीक है।